और उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो असंतुलित बल। और फोर्स लगाने के बावजूद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो संतुलित बल। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, चाहे जनरल कंपटीशन हो या अन्य, जिसे जितने भी बीपीएससी के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम या टीचर की वैकेंसी आ रही है, उसमें जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यह एक नेचुरल टेंडेंसी है जो सभी वस्तुओं में पाया जाता है। और इसी दोनों टेंडेंसी को जो मिला करके कहा जाता है कि यह क्या कहलाएगा वस्तु में? जड़त्व, एनर्सिया। ध्यान दीजिए, बल की परिभाषा, बल का सूत्र, यानी कि डिफिनीशन ऑफ फोर्स और फॉर्मूला ऑफ फोर्स दोनों अलग अलग है। इसमें केवल आपको परिभाषा मिल रहा है, क्योंकि अब इसको दोनों एक साथ अगर डिफाइन करना है, संतुलित और असंतुलित को, तो बल ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके अवस्था में या तो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्लियर हो गया? अगर वह परिवर्तन करता है तो असंतुलित बल, अब परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो संतुलित बल। प्रयास कर रहा है लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बल तो भी है। जो जड़त्व का गुण है वह दुनिया के हर वस्तु में, प्राकृतिक ने अगर उसको जन्म दिया तो जड़त्व का गुण साथे भर दिया कि जिसका जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व। ऑब्जेक्ट ए का मास 10 केजी और ऑब्जेक्ट बी का मास 20 केजी, तो इनमें किनका जड़त्व ज्यादा होगा? तो केजी। तो जब इलेक्ट्रॉन जैसे चीज का मास है तो उसमें भी एनर्जिया होगा, और सारा चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना है, तो जाहिर सी बात है कि सब में यह एनर्जिया का गुण पाया जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन में लेकर के चलते हैं। इससे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस जितने थे उसको पढ़ गए थे, उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी बना चुके हैं, यानी कि उसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिक्लेरेशन, इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, उसका स्टडी कर चुके हैं, उसका इक्वेशन भी निकाल चुके हैं, और उस पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब उसी मोशन के दौरान आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ मोशन। तो अगला टॉपिक जो हमारा है वह है लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियम, गति के नियम। तो ये आप लोग सब लोग जानते हैं कि गति का जो नियम है वो किनके द्वारा दिया गया था? वह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन ने गति को 3 नियम से डिफाइन किया था, जिसको हम लोग फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ कहते हैं। तो क्या तीनों नियम अलग अलग है? तीनों नियम अलग अलग नहीं है, तीनों नियम एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फर्स्ट लॉ में क्या डिफिनीशन है और उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, सेकेंड लॉ का क्या डिफिनेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन है, और थर्ड लॉ का क्या नियम है और उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, ये एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक 2 शब्द आता है, उसको याद करना जरूरी है। देखिए, बैलेंस्ड फोर्स, इम्बैलेंस्ड फोर्स, माने कि संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। यह दोनों के बारे में पहले इनिशियल नॉलेज ले लेना है कि बैलेंस फोर्स किसे कहेंगे, इम्बैलेंस फोर्स किसे कहेंगे, क्योंकि दोनों का जिक्र आएगा। तो एग्जाम्पल जस्ट लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक सरफेस है, इस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है 100 केजी का, ठीक है, 100 केजी का ऑब्जेक्ट रखा है, 100 किलो का, और एक व्यक्ति इधर से इसको ठेल रहा है
मान लीजिए कि 10 न्यूटन के फोर्स से 10 न्यूटन के फोर्स से इसको वह ठेल रहा है, लेकिन ठेलने के बावजूद भी इसका जो वेलोसिटी है v बराबर 0, ठेलने के बावजूद भी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह व्यक्ति इसको ठेलने के लिए जितना बल इधर लगा रहा है, यह वस्तु भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही बल लगा दिया, जिसके कारण जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, फोर्स F माइनस F बराबर 0। क्योंकि 10 न्यूटन का बल ई भी लगाया और 10 न्यूटन का बल अपोजिट में भी लगा दिया है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में बराबर बल लगा दिए हैं, इसलिए उसमें कोई मोशन उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि उनका उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। पहले हम बता चुके हैं मोशन के समय कि कोई भी बॉडी मूव तब करती है जब उस पर रिजल्टेंट फोर्स कुछ ना कुछ हो। तो इस प्रकार के फोर्स को कहेंगे बैलेंस फोर्स। यानी कि किसी वस्तु पर आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उस वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, कोई गति उत्पन्न नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में फोर्स को कहा जाता है बैलेंस फोर्स। और वहां पर टोटल रिजल्टेंट फोर्स हमेशा कितना होगा, 0। यह हो गया बैलेंस फोर्स। और उसी में इम्बैलेंस फोर्स क्या होगा, आप जैसे मान लीजिए कि इसी एग्जाम्पल को हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि इम्बैलेंस फोर्स क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यह 10 न्यूटन का फोर्स नहीं लगाकर लगा दिया 50 न्यूटन का फोर्स। इसकी तो कैपेसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में अधिक से अधिक फोर्स, कोई भी बॉडी अगर है तो अपोजिट मोशन में फोर्स लगाने का एक कैपेसिटी होता है। मान लीजिए कि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी था कि हम अपोजिट में 10 न्यूटन ही लगाएंगे, तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स का जो होगा यह कितना हो जाएगा, 50 माइनस 10 यानी कि 40। तो इसका मतलब कि यहाँ पर F माइनस F नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो अब यह बॉडी 40 न्यूटन के फोर्स से आगे के तरफ चलना प्रारंभ करेगी। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इम्बैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल। यानी कि एक लाइन का परिभाषा हुआ कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो असंतुलित बल। और फोर्स लगाने के बावजूद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो संतुलित बल। जैसे ये दीवार है, इस दीवार को हम ठेल रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना फोर्स हम पर भी लगा करके हमारे इफेक्ट को 0 कर दे रहा है। तो इस तरह से बैलेंस और इम्बैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आएगा। क्लियर हो गया कि जब रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा तो इम्बैलेंस फोर्स माने असंतुलित बल, और रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा तो संतुलित बल। तो अब इस दोनों कॉन्सेप्ट के साथ हम इस नियम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे। यहां पर देखिए, फर्स्ट लॉ कहता क्या है, पहले इसका स्टेटमेंट को हम लिखते हैं, क्योंकि उसके स्टेटमेंट में ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। हिंदी में ही लिखते हैं। जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित, यहां देखिए शब्द आ गया, असंतुलित बल कार्य नहीं करे, तब तक वह वस्तु अपनी मूल अवस्था में रहती है। यह स्टेटमेंट हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट का, कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल, यहां देखिए ये जो शब्द है
बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तब तक वह वस्तु अपनी मूल अवस्था, ये दो शब्द पर ज्यादा ध्यान देना है, इसी से इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो बाहरी असंतुलित बल में तो असंतुलित बल के बारे में बता दिए कि असंतुलित बल ही लग करके किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, संतुलित बल से डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अभी बता दिए कि संतुलित बल से तो उसका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। तो मूल अवस्था में परिवर्तन कब होगा? जब उस पर कोई असंतुलित बल लगे। तो इसी के बारे में कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करे तब तक वह अपनी मूल अवस्था में रहती है। तो अब वस्तु की मूल अवस्था दो तरह की हो सकती है, देखिए यहीं पर हम डिफाइन कर देते हैं। एक क्या होगा कि वह विराम की अवस्था में होगा, विरामावस्था, यानी कि इन रेस्ट, या समरूप गति की अवस्था। दूसरा हो सकता है समरूप गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि उसकी मूल अवस्था दोनों हो सकती है कि अगर वह यूनिफॉर्म मोशन में है तो जब तक कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा वह अपने यूनिफॉर्म मोशन में बना रहेगा। जैसे मान लीजिए कि वह 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है तो वह तब तक चलते रहेगा जब तक उस पर बाहरी कोई असंतुलित बल, इम्बैलेंस फोर्स काम नहीं करे। या अगर वह विराम की अवस्था में है तो वह तब तक विराम में बना रहेगा जब तक कोई बाहरी असंतुलित बल यानी कि इम्बैलेंस फोर्स काम न करे। तो इस मूल अवस्था में यह दोनों अवस्था आ जाती है, इसको ध्यान में रखना है कि अगर वह विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगा, समरूप गति की अवस्था में है तो समरूप गति से वो चलते रहेगा। कब तक? जब तक कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करे। अब यहां पर देखिए, अब इस डिफिनीशन में, पूरे इस स्टेटमेंट में, फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट में 2-3 बातें निकल करके आई। क्या आई? कि जो यहां पर असंतुलित बल की बात कर रहे हैं उसको भी वो डिफाइन कर दिया। कैसे? कहता है कि जब तक यह कार्य नहीं करेगा तब तक वस्तु के मूल अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह कार्य करेगा तो अवस्था में परिवर्तन होगा। तो यहां पर असंतुलित बल की परिभाषा भी मिल गई। आदमी कहता है ना, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, चाहे जनरल कंपटीशन हो या अन्य, जिससे जितने भी बीपीएससी के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम या टीचर की वैकेंसी आ रही है, उसमें जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है, तो बल की परिभाषा तो यहीं से मिल रहा है, लेकिन कौन बल? असंतुलित बल की परिभाषा। संतुलित बल भी मिल गया, क्योंकि ऐसा ही कह रहे कि अवस्था में परिवर्तन तभी हो सकता है जब उस पर कोई असंतुलित बल लगे, संतुलित बल से अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। तो यह जो नियम है, इससे एक बात यह निकल गया कि असंतुलित बल क्या है? असंतुलित बल वह बल है जो किसी वस्तु पर लगेगा तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो एक बल की परिभाषा मिल गया। अब यहां पर जो मूल अवस्था है, यहां पर देखिए, विराम की अवस्था, समरूप गति की अवस्था, तो यह जो अवस्था है यह किसी वस्तु का नेचुरल प्रॉपर्टी है, प्राकृतिक गुण है। यह सभी वस्तुओं में रहता है। अगर वह विराम की अवस्था में है तो हमेशा उसके अंदर एक टेंडेंसी बना रहेगी कि हम विराम में बने रहें, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। या यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है तो वह हमेशा चाहेगा कि हम इसी मोशन में चलते रहें, ना हमारा मोशन बढ़े ना हमारा मोशन घटे। यह एक नेचुरल टेंडेंसी है जो सभी वस्तुओं में पाया जाता है। और इसी दोनों टेंडेंसी को जो मिला करके कहा जाता है कि यह क्या कहलाएगा वस्तु में? जड़त्व, एनर्सिया। यानी कि इस न्यूटन के फर्स्ट लॉ में ही ये दोनों डिफिनीशन छुपा हुआ है। असंतुलित बल का भी परिभाषा छुपा हुआ है और एनर्सिया का भी छुपा हुआ है। यानी कि नोट करके इस बात को याद रखिए, नोट, इस नियम से पहला असंतुलित बल की
परिभाषा मिलती है और दूसरा जड़त्व की परिभाषा मिलती है। अब यहाँ पर बहुत सारा जनरल कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है। देखिए ध्यान दीजिए, बल की परिभाषा, बल का सूत्र यानी कि डिफिनीशन ऑफ फोर्स और फॉर्मूला ऑफ फोर्स दोनों अलग अलग है। इसमें केवल आपको परिभाषा मिल रहा है, क्योंकि क्या कह रहा है कि जब तक नहीं लगेगा जब तक मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि बल क्या हो गया कि बल एक ऐसी राशि है जो किसी वस्तु, असंतुलित बल एक ऐसी राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके अवस्था में परिवर्तन करता है। अब यहाँ पर बल संतुलित को कैसे डिफाइन करेंगे, तो संतुलित भी आ जाएगा। संतुलित, अब इसको दोनों एक साथ अगर डिफाइन करना है संतुलित और असंतुलित को, तो बल ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके अवस्था में या तो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्लियर हो गया। अगर वह परिवर्तन करता है तो असंतुलित बल, अब परिवर्तन करने का प्रयास करता है तो संतुलित बल। प्रयास कर रहा है लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बल तो भी है। तो इस तरह से यह न्यूटन के इस नियम से बल की भी परिभाषा मिल गया। और जड़त्व की परिभाषा, जड़त्व क्या कहा कि अगर उस पर कोई बाहरी बल काम नहीं कर रहा है तो अपनी मूल अवस्था में ही रहता है। तो मूल अवस्था में यह रहने की एक टेंडेंसी हो गई वस्तु में। यह जो जड़त्व का गुण है वह दुनिया के हर वस्तु में, प्राकृतिक ने अगर उसको जन्म दिया तो जड़त्व का गुण साथे भर दिया। तो अब यहां पर स्पष्ट हो गया कि प्राकृतिक ने किसी वस्तु को बनाया तो उसमें सबसे पहला क्वांटिटी क्या भरा, मास। जब हम यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर या फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि अगर कोई वस्तु प्राकृतिक में है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो समझिए कि उसमें मास है, क्योंकि वह उसका प्राकृतिक गुण है। तो यह स्पष्ट हो गया कि जो जड़त्व का गुण है वह उसके मास के कारण आता है, द्रव्यमान के कारण। यानी कि यह जड़त्व जो है, ध्यान दीजिए, जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान पर निर्भर करने का मतलब यह हुआ कि जिसका जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व, जिसका जितना कम द्रव्यमान उसका कम जड़त्व। यानी कि यहां लिख देते हैं अधिक द्रव्यमान इक्वल टू अधिक जड़त्व। सब याद रखना। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। दो ऑब्जेक्ट दे देगा, कहेगा ऑब्जेक्ट ए का मास 10 kg और ऑब्जेक्ट बी का मास 20 kg, तो इनमें किनका जड़त्व ज्यादा होगा। तो सीधा सीधी है कि अधिक द्रव्यमान तो अधिक जड़त्व, कम द्रव्यमान तो कम जड़त्व। तो एक तरह से जो जड़त्व है, आप विदेशी राइटर का किताब पढ़िएगा तो उसमें मास को, इस द्रव्यमान को, वह द्रव्यमान न लिख करके इनर्शिया लिखता है। हम लोग के जो इंडियन राइटर उसमें बेसी ऑब्जेक्ट को मास को मास, मास को मास लिखता है, लेकिन वहां पर कहीं कहीं किताबों में मास नहीं लिखकर उसका इनर्शिया लिख देता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जड़त्व क्या है, वह मास, जो वस्तु का द्रव्यमान है वही इनर्शिया है। तो मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। तो यह जड़त्व से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसको अलग से हम बता देंगे। यहां पर हम यह बता रहे हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इस स्टेटमेंट में जो परिभाषा मिल रहा है, जो डिफिनीशन मिल रहा है, वो दो चीज का, एक फोर्स का और एक एनर्शिया का। तो एनर्शिया क्या है कि किसी वस्तु का वह गुण है जो जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगे तो वो अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहता है। मूल अवस्था में दोनों अवस्था होती है, या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो उसी मोशन में चलते रहना चाहेगा। दैट इज कॉल्ड जड़त्व। तो इस तरह से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है तो एक 2 लाइन का परिभाषा, लेकिन उसमें कितना चीज छुपा हुआ है इससे आपको स्पष्ट हो गया। अब इसी में से इस जड़त्व को अलग से निकाल करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि उससे रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम्पल आता है, उस एग्जाम्पल से रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो
बीपीएससी के पीटी में बैठिए, एसएससी में बैठिए, बीएसएससी में बैठिए, या टीचर के जो एग्जाम हो रहा है उसे छोटे छोटे टॉपिक से निकाल करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ये स्टेटमेंट हो गया और उसका यह एक्सप्लेनेशन हो गया। क्या हुआ कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करे तब तक वह वस्तु अपनी मूल अवस्था में रहती है। अब मूल अवस्था में दो मूल अवस्था हो सकती है, विराम की अवस्था और समरूप गति की अवस्था, और यही जो अवस्था है वह हर एक वस्तु का नेचुरल प्रॉपर्टी है। यानी कि यहाँ पर एक और चीज जान लिए, ये जड़त्व का जो गुण है सभी वस्तुओं में होता है, यह याद रखिए, सभी वस्तुओं में होता है। सभी वस्तुओं में क्यों होता है? क्योंकि अभी बता दिए कि जड़त्व क्या है, तो एक तरह से द्रव्यमान है, मास है। तो प्राकृतिक में अगर कोई वस्तु है तो उसमें मास है। अगर सबसे छोटा से छोटा वस्तु क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को भी अगर हम लिखते हैं तो इसका भी मास है कितना, 9.1 × 10⁻³ kg। तो जब इलेक्ट्रॉन जैसे चीज का मास है तो उसमें भी एनर्जिया होगा, और सारा चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही बना है, तो जाहिर सी बात है कि सब में यह एनर्जिया का गुण पाया जाता है। तो ये एनर्जिया के बारे में 2-3 चीज लिखा दिए कि जड़त्व की परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलती है। जड़त्व क्या है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व ही अधिक, और जड़त्व सभी वस्तुओं में होता है। तो ये 2-3 टॉपिक हो गया जो कि इस फर्स्ट लॉ से निकल गया। अब अगली बार इसमें से जो जड़त्व से रिलेटेड मामला है इसमें अधिक से अधिक एग्जाम्पल के साथ आपको हम बताएंगे कि जड़त्व से कैसे कोई चीज होता है। उस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहता है जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम से। तो आज का क्लास बस इतना ही। अगर यह टॉपिक आपको अच्छा लगा और आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।